इसलिए मैं गांधी जी को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल पूछा, गांधी जी आप ये बताइए, आप और आपके लोग क्या अछूतों के साथ बैठकर खाना खाते हैं? आप कहते हो अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, तो आप बताइए क्या अछूतों के साथ बैठकर आप और आपके लोग खाना खाते हैं? गांधी जी बैरिस्टर आदमी ज्यादा बोलने वाला हो, मगर गांधी जी की बोलती बंद हो। गांधी जी को जब बाबा साहब पूछा, हाथ के अलावा गांधी के पास में कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा सवाल पूछा, गांधी जी आप कहते हो कि अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूं, आप बताइए कि आप और आपके लोग क्या अछूतों को अगर अभिन्न हिस्सा मानते हैं तो क्या अछूतों की लड़कियां ब्याह कर अपने घर में लाते हो या अपनी लड़कियां अछूतों के घरों में ब्याहते हो? अगर हिंदू समाज का अभिन्न अंग हो ऐसा मानते हो तो बंद। तीसरा सवाल पूछा, गांधी जी आपका भगवान जिस मंदिर में रहता है उस मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर समस्त हिंदुओं को दर्शन करने का अधिकार है। अगर अछूत भी हिंदू है तो क्या अछूतों को गर्भगृह में जाकर मंदिर के दर्शन करने का बराबरी का अधिकार है? कोई जवाब नहीं था। आमने सामने बहस हो रही। चौथा सवाल पूछा, गांधी जी आप और आपके लोग पैसे वाले लोग हैं, हमारे लोग गरीब लोग हैं, उनके कुएं ज्यादा डीप नहीं होते हैं, इसलिए गर्मी के दिन में सूख जाते हैं। आप लोगों के कुएं ज्यादा डीप होते हैं, इसलिए उनमें गर्मी के दिन में पानी होता है। हमारे अछूत लोग आप लोगों के कुओं पर पानी मांगने के लिए जाते हैं। अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो क्या आप लोग हमारे लोगों को से एक कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी का चेहरा जब परेशानी में बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा तुरंत कहा मैं और गांधी जी को परेशान होते हुए, गांधी जी को और परेशान हो, मैं और नहीं करना, मेरे पास और भी सवाल। गांधी जी को और धक्का लगा, पूछ तो नहीं रहा बोलने के बाद भी मगर उन्होंने कहा नहीं मैं और कोई सवाल। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। मेरी बातों का गांधी जी के पास कोई सकारात्मक जवाब नहीं है, इसका मतलब नकारात्मक जवाब है। अगर नकारात्मक जवाब है तो यह सिद्ध होता है कि अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग नहीं है। अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग नहीं है तो यह सिद्ध होता है वो अलग है। अगर वो अलग है तो उनको सेपरेट अधिकार बहाल। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही तो कोर्ट में जिस तरह से दो वकील बहस करते हैं और बहस करने के बाद वकीलों को पहले मालूम हो जाता है किसके फेवर में जजमेंट। गांधी जी को पता चला कि उनके फेवर में जजमेंट लगने वाला नहीं है, उसके विरोध में लगने वाला है। और इसलिए गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर बैठते ही गांधी जी उठकर खड़े हो गए और गांधी जी का शैतानी दिमाग कार्य करने लगा कि अब अम्बेडकर की योजना को फेल करना होगा। गांधी खड़े हो गए और गांधी जी ने कहा यदि मुसलमान नेता अम्बेडकर की बातों का विरोध करते हैं, अम्बेडकर की बातों का समर्थन करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, मैं भी विरोध नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अगर विरोध नहीं करते हैं मैं भी विरोध नहीं करूंगा। ये वकीली था, उसका मीनिंग ये था अगर मुसलमान विरोध करते हैं मैं भी विरोध करूंगा। ये आधार बनाकर गांधी जी ने भाषण किया और भाषण करते ही बैठ गए और मीटिंग समाप्त हो गई। गांधी जी ने मुस्लिम नेताओं को अपने घर में बुलाया, जहां खाना खाने के लिए बुलाया, मुसलमानों को खाना खिलाया और मुसलमानों को खुश करने के लिए गोश्त खिलाया। गोश्त का मतलब है गाय का मांस खिलाया। मुसलमानों ने जो 32 में 14 मांगे रखी थी, उस 14 मांगों में भारत में गो हत्या करने की भी मुसलमानों को अनुमति होनी चाहिए। 14 में एक मांग। गांधी जी ने मुसलमानों को खाना खाने के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद गांधी ने कहा आपकी सारी बातें मुझे मंजूर है, मैं साइन कर देता हूं प्लेन पेपर पर, आपकी जो मांगे है लिख लो। मेरी एक शर्त, आपकी सारी बातें मुझे मंजूर है मगर मेरी एक शर्त है, अम्बेडकर की मांगों का आपको विरोध करना होगा। मुसलमान नेताओं को गो हत्या करने की भी इजाजत देने वाली बात गांधी जी को मंजूर है। ऐसे और 14 मांगे। तो क्या हुआ, ये बनियाला लेता है देता कुछ नहीं, आज इतना उदार कैसे हो गया? मुसलमान नेताओं के मन में आशंका पैदा हुई और थोड़ी देर उन्होंने सोचा। सोचते ही उनको पता चला कि ये उदार अंतकरण वाला मामला नहीं है। गांधी अछूतों के साथ मुसलमानों को भिड़ाना चाहता है, लड़ाना चाहता है। जैसे ही मुसलमान नेताओं को बात समझ में आई, मुसलमान नेताओं ने गांधी जी को कहा गांधी जी आप कहते हो इसको विरोध करो, उसको विरोध करो, उसको विरोध करो, उसको विरोध करो, किसी को भी विरोध करने वाले नहीं। आपको अगर हमारी मांगे मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको हमारी मांगे मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको हमारी मांगे मंजूर नहीं है तो मुसलमानों ने गांधी जी को वालिम कहा। वहां से सीधे गए और बाबा साहब अम्बेडकर जहां रुके थे वहां गए। बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि गांधी जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलमान नेताओं को कहा गांधी जी विरोध करने वाले हैं, मैं जानता था, मगर वो इतने घटिया स्तर पर उतर जाएंगे
ये मैंने नहीं सोचा था। इसलिए उन्होंने एक्सप्रेस स्टेटमेंट दिया कि गांधी जी अगर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे तो उनका महात्मापन ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है और हम सारी दुनिया के सामने उनका महात्मापन को नंगा करके रहेंगे। गांधी जी को हमारी सलाह है कि वो इस तरह के घटिया किस्म के षड्यंत्रकारी कार्यों से अपने आप को अलग रखे। तो जब मुसलमानों ने भी गांधी जी का साथ देने से इनकार कर दिया तो गांधी जी को लगा अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मीटिंग में जाकर फिर विरोध करना खामखा नंगा होने वाला मामला है। इसलिए गांधी जी ने अखबार वालों को बुलाया, अखबार वालों को कहा अंग्रेजों ने अगर अम्बेडकर की बात को माना तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। ये कहकर गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। प्रेम से मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे, वो परेशान हो गए थे। गांधी जी के इस टांग अड़ाऊ धोरण का बहुत परिणाम हुआ, कोई भी एक मत नहीं हो रहा था, कंसेंसस नहीं हो रहा था। इसलिए मैकडोनाल्ड ने, प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा, राजा पंचम जॉर्ज की अध्यक्षता में लवाद मंडल नियुक्त किया जाता है और यह लवाद मंडल जो निर्णय देगा भारत के सभी नेताओं को मंजूर होगा। सबसे पहले गांधी जी खड़े हो लगा। गांधी ने इस प्रस्ताव का सबसे पहले समर्थन किया, साइन। बाबा साहब इस प्रस्ताव पर साइन करने से इनकार। साथियों, गांधी जी वापस आए यूरोप छोड़कर और जब बॉम्बे आए, बॉम्बे के पुलिस ने धमकी जो दी थी कि जान की बाजी लगा दूंगा, इसकी वजह से गांधी जी को अरेस्ट किया और पुणे के एरवड़ा में जेल में डाल दिया। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर दिया गया। कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर करते ही बाबा साहब अम्बेडकर की चारों मांगे मंजूर हुई। नंबर 1, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, ड्वेल वोटिंग, एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत अगर माना गया तो अलग अलग तरह के सामाजिक समूहों को रिप्रेजेंटेशन मिलने का आधार पैदा हो सकता था। सेपरेट इलेक्टोरेट केवल शेड्यूल कास्ट के लिए था, ड्वेल वोटिंग केवल शेड्यूल कास्ट के लिए था, एडल्ट फ्रेंचाइज सभी भारतीय लोगों के लिए था। ये एडल्ट फ्रेंचाइज ही है जिसकी वजह से 90% राज्यों के मुख्यमंत्री आज के तारीख में अदर बैकवर्ड क्लास हुए हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी एडल्ट फ्रेंचाइज मिले, वो प्रौढ़ मताधिकार मिले। ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड लड़ी। पता नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। इंग्लैंड में क्या था? जो टैक्स देता है उसको वोट का अधिकार, जो पढ़ा लिखा है उसको वोट का अधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा अगर टैक्स पेयर को वोट का अधिकार होता है, पढ़े लिखे को वोट का अधिकार होता है, तो इस देश में SC, ST, OBC के लोगों को वोट का अधिकार ही मिलने वाला नहीं है। ये खतरनाक है। इसलिए उन्होंने एक नया फार्मूला ढूंढ कर निकाला। वो फार्मूला था कि हमको केवल उम्र देखा जाए, जात, पंथ, वर्ण, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ भी नहीं देखा जाए। झोपड़ी में पैदा हुआ, महल में पैदा हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ भी ना देखा जाए, कुछ भी देखा ना जाए, केवल उम्र देखी जाए और उसके आधार पर वोट का अधिकार दिया जाए। दैट इज एडल्ट फ्रेंच प्रौढ़ मताधिकार। इसकी वजह से आज 90% राज्यों के मुख्यमंत्री अदर प्रौढ़ मताधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लड़ी, किसी को पता नहीं ना। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को पता, जो लोगों को बता सके इसका क्या मीनिंग है, क्यों लड़ाई लड़ी। इसलिए साथियों, ये चारों मांगे मंजूर होने के बाद गांधी जी ने रैमसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, लेटर में विरोध किया। प्रधानमंत्री ने गांधी जी को जवाब दिया, वो जवाब का लेटर भी हमारे पास है। उसमें रैमसे मैकडोनाल्ड ने कहा, गांधी जी आपकी उम्र बढ़ रही है, शायद आप भूल गए होंगे, आप स्मरण नहीं रखते हैं। आपको याद होगा मैंने जब प्रस्ताव रखा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो सबसे पहले व्यक्ति आप थे जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का स्वागत किया और समर्थन किया, आपने साइन किया। अब आपने साइन की भी बात को इनकार कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात को मैं नहीं मानता। ये मामला हमारे लेवल पर सेटल हो गया है, ये बात हमने अंबेडकर को दे दिया है। अगर आपको कोई वार्ता करनी है तो हमसे नहीं, अंबेडकर से करनी होगी। गांधी जी ने सोचा अंबेडकर के साथ वार्ता करना संभव नहीं है कि वार्ता में अंबेडकर को परास्त करना, अंबेडकर के साथ वार्ता करना संभव नहीं है क्योंकि वार्ता में अंबेडकर को परास्त करना संभव नहीं है। इसलिए गांधी जी ने वार्ता करने के बजाय 20 सितंबर 1932 को बगैर वार्ता के डायरेक्ट उपवास, चीजों को बैकग्राउंड में जो बहुत सारी बातें छुपी हुई विश्लेषण करके बात, उपवास शुरू कर दिया। उनका सोच ये था कि अगर मैं उपवास करूंगा सारे देश के लोग अंबेडकर के विरोध खड़े हो जाएंगे, ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा कि अंबेडकर तिनके की तरह उड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। गांधी जी की हालत खराब। गांधी जी ने सोचा था मेरे उपवास से अंबेडकर डर जाए, सरेंडर हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। गांधी जी की हालत खराब। गांधी जी की हालत खराब हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद उनको पता चला कि अंबेडकर पर उपवास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए नया तरीका ढूंढना होगा। इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा। उन्होंने कुछ लोगों को स्पॉन्सर्ड किया, प्रेरित किया कि अंबेडकर को खून से लिखे हुए लेटर लिखे जाए और उनको धमकी दिया जाए जान से मारने की। बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसे लेटर लिखे गए। ऐसे लेटर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर खैर मोड़े की किताब में रखे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वो लेटर पढ़ते थे और लेटर फेंक देते थे। वो लेटर खैर मोड़े ने इकट्ठा करके अपने किताब में
लिखे हुए है, रिकॉर्ड है। बाबा साहब अम्बेडकर लेटर पढ़कर फेंक देते थे। क्यों फेंक देते थे? क्योंकि बाबा साहब मालूम था कांग्रेस का शैतानी खेल, कांग्रेस के प्रायोजित लेटर, उन्होंने इसको कांग्रेस लेने से इनकार। जब उस लेटर में लिखा होता था गांधी जी की बात को मानो, अगर नहीं मानोगे जान से मार देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको भी नहीं माना। फिर कांग्रेस के लोगों ने, लोगों के लिए अम्बेडकर ने अधिकार हासिल किए, अफवाह फैला दिया जाए सारे देश भर में कांग्रेस का संगठन, गांव-गांव के अछूतों के बस्तियों को जला दिया जाएगा। मगर अम्बेडकर इस बात को भी मानने वाला नहीं है, बहुत होशियार आदमी है। इसलिए नमूने के तौर पर अम्बेडकर को सच लगे, इसलिए नमूने के तौर पर कुछ गाँव को जला दिया जाए। कानपुर के देहातों में कुछ गाँव को जला दिया गया, वाराणसी के देहातों में कुछ गाँव को जला दिया गया, पटना के देहातों में कुछ गाँव को जला दिया गया। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर को खबर कर दी गई। बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला तो बाबा साहब, हमारे लोग निराश्रित लोग और गांव-गांव में राष्ट्रीय स्तर पर वो हमारे लोगों को गांव-गांव में बस्तियां जला, और उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं हो, वो हेल्पलेस लोग है। और हेल्पलेस लोगों के विरोध में गांधी जी ने ये उपवास किया, ये षड्यंत्र किया। ये उन्होंने खुद बाबा साहब खुद लिखा, और ये हेल्पलेस का जो रेफरेंस है उन्होंने खुद बाबा लिखा। देयर वाज नथिंग नोबल इन द फास्ट, फास्ट में पवित्र जैसा कुछ भी नहीं है। इट वाज ए फाउल एंड फिल्दी एक्ट, ये गांधी जी का घटिया किस्म का एक्ट। द फास्ट वाज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनटचेबल, ये अनटचेबल लोगों के हितों के लिए नहीं था। इट वाज अगेंस्ट दे, ये उनके विरोध में था। एंड वॉज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोयर्स, ये बहुत भयानक किस्म का दबाव डालने वाला दबाव था। was the worst form of coercion against helpless people। सिखों को सेपरेट इलेक्टेड था, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड था, व्यापारियों को सेपरेट इलेक्टेड था, टीचर्स लोगों को सेपरेट इलेक्टेड था, एंग्लो इंडियन को सेपरेट इलेक्टेड था, क्रिश्चियनों को सेपरेट इलेक्टेड था। परंतु केवल अछूतों को इलेक्टेड देने का गांधी जी विरोध कर रहे थे। और ये विरोध हेल्पलेस लोगों के विरोध में गांधी जी उपवास कर रहे थे। ताकतवर लोगों के विरोध में उपवास करने की गांधी की औकात नहीं है। इससे हेल्पलेस पीपल, और वो भी काहे के लिए? अगेंस्ट हेल्पलेस पीपल टू गिव अप, छोड़ देने के लिए। क्या छोड़ देने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री के द्वारा हम लोगों को मिला, ऑफ विच दे हैड बिकम ए प्रोसेस अंडर द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अवार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हमको मिले, वो छोड़ने के लिए गांधी ने उपवास किया। एंड छोड़कर क्या करे अछूत लोग? एंड एग्री टू लिव ऑन द मर्सी ऑफ द कास्ट। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा? एंड एग्री, ये अधिकार छोड़ दे और क्या करने के लिए राजी हो जाए? एंड एग्री टू लिव ऑन द मर्सी ऑफ द कास्ट। स्वर्ण हिंदुओं के दया पर जीने के लिए अपने आप को छोड़ दे। ये लिखा आज स्वर्ण हिंदुओं के दया पर नहीं। अगर पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस चौकी में आपका FIR अगर नोट नहीं करता तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या कास्ट हिंदू के मर्सी पर आप लोगों को गांधी ने नहीं छोड़ा? एक खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, लिखित है साथियों। और इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट हुआ तो क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ, सेपरेट इलेक्टेड खत्म हो गया, उसकी जगह ज्वाइंट इलेक्टेड आ गया, और 2 बार वोट देने का अधिकार खत्म हो गया। सबसे पहला परिणाम तो ये हुआ। मगर इतने भर से बात समझ में नहीं। अगर सेपरेट इलेक्टेड होता तो संसद में 119 लोग, लड़ाकू किस्म के लोग चुनकर जाते। सेपरेट इलेक्टेड से क्या होता आपको समझ में आए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए इस सेपरेट इलेक्टर का क्या मतलब होता? केवल ही वोटर होते और अछूत ही वोटर होते और अछूत ही कैंडिडेट होते। आदिवासी ही वोटर होते और आदिवासी ही कैंडिडेट होते। इसका परिणाम क्या होता? जो सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाला आदमी होता, वो चुनकर जाता। अगर संसद में 119 लोग लड़ाकू किस्म के लोग चुनकर जाते और अदर बैकवर्ड क्लासेस का, माइनॉरिटी का मामला टेकअप करते, ओबीसी के लोग भी साथ देते, माइनॉरिटी के लोग भी साथ देते, 1, 2, 3 चुनाव में इन लोगों को बहुमत मिलता, और बहुमत मिलने के बाद ये लोग इस देश के हुक्मरान हो जाते, इस देश के शासक हो जाते। अगर इस देश के लोग शासक हो जाते तो हम अपनी समस्याओं का खुद मुख्तियार होकर समाधान करने लायक हो जाते। अगर पूना पैक्ट ना ऐसा हो, पैक्ट हो, अगर ना होता तो ये हो जाता। पूना पैक्ट हो गया तो क्या हुआ? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 अंग्रेजी के शब्द प्रयोग किए कि पूना पैक्ट हुआ तो सेपरेट इलेक्टेड खत्म हो गया, सेपरेट इलेक्टेड खत्म हो गया तो क्या हुआ? जॉइंट इलेक्टेड आ गया, जॉइंट इलेक्टेड आ गया तो क्या हुआ? एक जगह उन्होंने लिखा, आपको पढ़कर सुनाता हूं उनके शब्द। जॉइंट इलेक्टेड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कास्ट इन यूज ए फेमिलियर फ्रेज, ए रॉटम बोरो इन विच द कास्ट हिंदू गेट द राइट। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क्या लिखा है? इन विच द कास्ट हिंदू गेट द राइट टू नॉमिनेट
an untouchable to set a nominally as a representative of the untouchable but really as a tool of caste। ये जो जॉइंट इलेक्टेड है, अगर कास्ट हिंदू के दृष्टि से देखा जाए तो उन लोगों को अछूतों के प्रतिनिधि नॉमिनेट करने का अधिकार बहाल हुआ और वो अछूतों के प्रतिनिधियों को नॉमिनेट करते हैं अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पर, परंतु वो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते बल्कि वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव उनके होते हैं। आज जो लोकसभा में एससी एसटी के लोग चुनकर जा रहे हैं वो कास्ट हिंदू के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए उन्होंने शब्द किया टूल ऑफ द कास्ट हिंदू। एक कास्ट हिंदू के हथियार है, औजार है, हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले। दूसरी जगह उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया स्टूज, स्टूज का अर्थ होता है पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा। स्टूज का शब्द प्रयोग किया, उसका अर्थ होता है पिट्ठू कास्ट हिंदू का, पिछलग्गू, चमचा। तो ये हमारे लोगों में चमचा पैदा करने में कामयाब हो गए, इनको चमचा बना दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में ये चमचे माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते थे, इतने छोटे थे। अब ये चमचों की संख्या इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि जिनकी आंखें फूटी हुई है उसको भी दिखाई देता है। वो देख पीछे, वो पीछे देख, चमचों का वो चमचा है और वो जो छोटा देख रहा है वो चमचों का चमचा। यानी आजकल जिन लोगों को ज्यादा समझदारी नहीं है वो लोग भी कहते हैं, साधारण लोग भी कहते हैं वो फलाने का चमचा है और वो चमचों का चमचा है। लोग कहते हैं इतनी संख्या बढ़ गई। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में माइक्रोस्कोप से देखने से भी नहीं मिलता था। गांव से लेकर गली से लेकर दिल्ली तक फौज खड़ी हो। स्टूज शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तीसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया एजेंट। एजेंट का अर्थ होता है शुद्ध हिंदी में मध्यस्थ और देसी हिंदी में दलाल और बड़वा। ये शब्द प्रयोग बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और एक नया किताब में उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 में पटियाला शहर में भाषण दिया। उस भाषण में वो क्या कहते हैं आपको पता? उन्होंने कहा हम तो सवर्णों से यही कहते हैं कि हमको जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं बराए मेहरबानी हमें उन अधिकारों का उपयोग और उपभोग करने दे, लेकिन कांग्रेस तो हमारे समुदायों के गद्दारों को चुनाव में पर खड़ा कर रही। गद्दार का दूसरा शब्द पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन में अनुसूचित जाति के विधायकों और मंत्रियों की क्या हालत है? महज कांग्रेस गुलामों के सिवाय और कुछ नहीं है, जो कुत्तों की तरह दुम हिलाकर अपने आकाओं के तलुए चाटते रहते। बाबा साहब हम तो को कुत्ता नहीं कहा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जॉइंट इलेक्टेड से ध्यान रखने का, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत बार समझ में नहीं आता। हमारे लोग बोलेंगे बाबा साहब ताकते को कुत्ता नहीं कहा, रिप्रेजेंटेटिव को कहा कि कांग्रेस ने उन लोगों की हालत कुत्तों से बदतर बनाई। और ये उन्होंने लिखकर रखी हुई बात आपको बता रहा हूं कि महज कांग्रेस के गुलामों के सिवा और कुछ नहीं है, जो कुत्तों की तरह दुम हिलाकर अपने आकाओं के तलुए चाटते रहते हैं। अपने लोगों का ऐसे व्यक्ति क्या भला कर सकते हैं? साथियों मैं तो तब हैरान हो गया जब बाबा साहब अम्बेडकर लिखा। इतनी हैरान करने वाली बात वो भी थोड़ा आप सुनाता हूं ताकि आप चले।